तो वहीं इससे पहले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेटरी बिल 2025 को पेश किया। बिल पेश होने के तुरंत बाद पीसी मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कैबिनेट ने मंगलवार को कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जो मॉनिटरी कंपोनेंट वाले ऑनलाइन गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। वहीं कैबिनेट ने कहा है कि इस तरह के गेम बच्चों और युवाओं में लत के अलावा फाइनेंशियल नुकसान के कारण आत्महत्याओं को भी बढ़ावा देते हैं। खास बात यह भी है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रोवाइड कराने वालों को 3 साल की कैद या फिर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा का भी प्रावधान किया गया है। और अब आपको बताते हैं इस बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए। बिल के ड्राफ्ट के हिसाब से कानून का उल्लंघन करके ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक की कैद या 1 करोड़ तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ऐसी सेवाओं का विज्ञापन करने वालों को 2 साल तक की जेल या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मनी गेम्स के लिए ट्रांजैक्शन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंक और वित्तीय संस्थान भी 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने सहित दंड के पात्र होंगे। बार बार अपराध करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है, जिसमें 3 से 5 साल तक की जेल और ज्यादा जुर्माना शामिल है। हालांकि बिल ऑनलाइन मनी गेम्स खेलने वालों को अपराधी नहीं मानता, बल्कि उन्हें अपराधी के बजाय पीड़ित मानता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और एनडीए के कुछ सहयोगी दलों के नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव न सिर्फ संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा की राजनीति के लिहाज से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले सालों की संसदीय कार्रवाई को भी प्रभावित कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति चुनाव का सियासी दंगल जारी। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दिया है, तो वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल नामांकन करेंगे। इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने समर्थन मिलने का दावा किया है। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी नहीं बल्कि संसद के सदस्य वोट करते हैं और इसलिए सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज से खुद तय करें कि कौन सा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए बेहतर होगा और कौन सा नहीं। कि ये पॉलिटिकल पार्टीज वोट नहीं डालते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स डालते हैं। जी जी। तो लोग सोचेंगे कौन से कैंडिडेट बेटर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। सोच समझ के वो लोग निर्णय करेंगे। उनका जो भी निर्णय है अपने को मान के चलना पड़ेगा। मुझे तो उम्मीद है कि पार्लियामेंट मेंबर्स इस पक्ष के हो उस पक्ष के हो, वो बात अगर थोड़ी देर के लिए बाजू रख दे तो समर्थन मुझे मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नामांकन में दिखा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। भारत के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनावी दौड़ शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान एनडीए ने अपनी एकजुटता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नामांकन में पहुंचे और सीपी राधाकृष्णन के पहले प्रस्तावक बने। 9 सितंबर को होने वाला यह चुनाव अब रोमांचक मोड़ ले चुका है, क्योंकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी अपने उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार चुका है। प्रधानमंत्री मोदी बने पहले प्रस्तावक। राजनाथ सिंह, अमित शाह और ललन सिंह भी बने मुख्य प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नामांकन 4 सेट में दाखिल हुआ, जिसमें से पहले सेट में प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक बने, दूसरे सेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
तीसरे सेट में गृह मंत्री अमित शाह और चौथे सेट में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मुख्य प्रस्तावक रहे। हर सेट में 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर दर्ज किए गए, जो एनडीए की एकजुटता का संकेत है। नामांकन दाखिल करते वक्त एनडीए के करीब 160 सांसद और नेता मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान, जितन राम मांझी, प्रफुल्ल पटेल और दूसरे सहयोगी दलों के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सीपी राधाकृष्णन को जीत का भरोसा। नामांकन से पहले महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नामांकन से पहले सीपी राधाकृष्णन ने संसद परिसर में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और प्रेरणा स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कागजों पर फिलहाल राधाकृष्णन की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी जीत के दावे कर रहा है। उनके उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने भी विपक्ष के कागज फेंकने पर करारा प्रहार किया। पात्रा ने इसे लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया है। खास करके कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जो व्यवहार आज सदन में हुआ है, वो अपने आप में मुझे लगता है भारत के सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है। और अब बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जिन पर जन सुनवाई के दौरान अचानक हमला कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में 41 साल के राजेश भाई खिमजी भाई सिकरिया को पकड़ा है। आरोपी राजकोट का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक अर्जी लेकर आया था जो उसके किसी परिजन की रिहाई से जुड़ी थी। उसका कोई रिश्तेदार जेल में है और उसी को छुड़ाने के लिए वो मुख्यमंत्री आवास जन सुनवाई में पहुंचा था। और अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी जन सुनवाई में शामिल हुआ था और अगर हां तो क्या उस वक्त भी मुख्यमंत्री पर हमला करने की प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस आरोपी को लेकर गुजरात पुलिस से संपर्क में है और अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। डिटेल पूछताछ उससे जारी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोपी ने हमला किया है। दरअसल सीएम आवास पर फरियादी पहुंचा और फरियाद का लेटर भी वो साथ में लाया हुआ था। पहले शिकायत का लेटर उसने लहराया, फिर आरोपी जोर जोर से चिल्लाने लगा और इस बीच चिल्लाते हुए सीएम पर उसने हमला कर दिया। सीएम को अपनी तरफ खींचा और सिर पर उन्हें चोट भी आई। अब ये जो हुआ है, इन सब के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा में आखिर चूक कहां हुई? वह हमला अचानक हुआ या फिर साजिश रची गई? हमलावर का संबंध किसी राजनीतिक दल से था क्या? जन सुनवाई के दौरान सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे? जन सुनवाई के दौरान जो शख्स गया था उसका असली मकसद आखिर था क्या? जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार